बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स वाला चैप्टर हम कर रहे थे, तो उसमें सेकंड टॉपिक है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनो लास्ट हमने डिस्कस किया था गिग्ना रीजन, जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड कैटेगरी थी। मैग्नीशियम के ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ वो जो ऑर्गेनिक रीजेंट्स या अल्काइल ग्रुप्स के साथ बॉन्ड जो बनता है। और ऑर्गेनो जिंक का मतलब है कि जिंक मेटल जो है इसका ऑर्गेनिक पार्ट जो है उसके साथ अटैचमेंट होती है, यानी कार्बन के साथ कार्बन और जिंक का बॉन्ड बना हुआ होता है। उसको हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें ज्यादातर जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स होते हैं वो R2ZN फॉर्म में होते हैं, यानी जिंक के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। कुछ इसकी हिस्ट्री भी है कि ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जो लेबॉर्ट्री में बनाए गए थे। और नंबर टू पे जो R2ZN इनकी फॉर्म बनती है, ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू गिग्ना रीजन या बाकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की नेचर में। तो उस यहाँ हमारे सिलेबस में तो चूंकि गिगनार्ड और ऑर्गेनो जिंक है, तो हम इन दो के कंपैरिजन की बात करेंगे, अभी बाकियों के साथ इसके डिस्कस नहीं करते। तो उसमें और गिगा रीजन से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले में इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है। उसकी क्या रीजन है वो आगे हम प्रॉपर्टीज में अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अकेले रिएक्शन के लिए जिंक मेटल अकेली भी यूज होती है या जिंक कॉपर कपल जो है, जिंक और कॉपर मेटल दोनों मेटल्स का जो कपल है उसको यूज किया जाता है। रिएक्शन उसमें जिंक ही कर रहा होता है और आगे हमारा कंपाउंड बना रहा होता है। तो लेकिन उसको कह लें कि रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जिंक कॉपर कपल को यूज कर लिया जाता है। जैसे सिमन स्मिथ रिएक्शन है, ये आगे अभी आएगा इसी सेक्शन के नीचे। तो उसमें जिंक और कॉपर के कपल को यूज किया जाता है, इकट्ठा यूज किया जाता है रिएक्शन करवाने के लिए। अच्छा, उसमें अब फर्स्ट इसकी आती है प्रेपरेशन के ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। तो उसमें हम अल्काइल हैलाइड्स को जब जिंक मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो अल्काइल जिंक हैलाइड जिस तरह गिगना रीजेंट होता है उस कैटेगरी की बनती है। लेकिन ये अल्काइल जिंक हैलाइड जो हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन इस तरह होते हैं कि वो R2ZN और ZnI2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो R2ZN डाई अल्काइल जिंक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास बन जाता है। तो ये जो अल्काइल जिंक आयोडाइड है ये भी बनता है, ये भी आगे रिएक्शन में कहीं किसी कई जगहों पे ये भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिएक्शन के लिए। अभी आगे एग्जांपल इसकी भी आ जाती। तो पर ज्यादातर ज्यादा स्टेबल जो है या जो जिसको बना के स्टोर किया जाता है वो R2ZN फॉर्म जो है ना, इसको ज्यादातर रखा जाता है। अब जिंक मेटल अकेली भी आप यूज कर सकते हैं, इसकी जगह आप जिंक कॉपर का अलॉय भी यूज कर सकते हैं जो आपको रिएक्शन उसमें करवाने में हेल्प करेगा। अच्छा, इसका मैकेनिज्म अगर आप देखें तो वो बिल्कुल गिगना रीजन की तरह ही है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है RI और ZN का। मतलब कि जो बॉन्ड्स हैं वो पुराने बॉन्ड साथ साथ टूट रहे होते हैं, यानी ये आपका तो रेक्टेंट्स हो गए ना। और इंटरमीडिएट फॉर्म कुछ इस तरह की बनती है कि ये पुराने बॉन्ड इसके आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हों और नया बॉन्ड जिंक के साथ आहिस्ता आहिस्ता बन रहा हो। ठीक हो गया, तो उस कैटेगरी ये वाली इंटरमीडिएट फॉर्म है। और फाइनल जो इसकी शक्ल बनती है वो आपकी RZNI की फॉर्म में बन जाती है। लेकिन ये फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट इसका पहले पहले स्टेप इंटरमीडिएट ये बनता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यही जो आपका कंपाउंड बना है ये फिर दो आपस में रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन की वजह से R2ZN और ZnI2 बनते हैं। वो किस तरह बनता है उसको भी आप इस तरह देख सकते हैं कि ये दो यूनिट हैं इस फॉर्म में।
ठीक हो गई। अच्छा, इसमें अब आपको पता है ये पार्शियल जिंक मेटल है, पार्शियल पॉजिटिव होगी, साथ में ये हैलोजेंस पार्शियल नेगेटिव फॉर्म में होंगे। यही सिचुएशन नीचे भी होगी। ठीक हो गई। अच्छा, अब इसमें आप पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड की अटैचमेंट्स को देखें तो यानी जैसे ये आर, आर आपका जिंक से अटैच हो गया। ठीक हो गया, तो R2ZN बन जाएगा। और उधर से जो आई है वो आके इस जिंक के साथ अटैच हो गया। ठीक हो गया। तो आर यहाँ जाएगा जिंक के साथ, तो R2ZN एक प्रोडक्ट होगी, और ZnI2 का दूसरा प्रोडक्ट हो गया जो आपके पास बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, अल्काइल आयोडाइड क्यों यूज करते हैं, ये हमने गिगनार्ड रिएक्शन में भी बात की थी कि चूंकि अल्काइल आयोडाइड जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, आसानी से टूट जाता है, तो इस वजह से उसको यूज किया जाता है रिएक्शन करवाने के लिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर दिया जाता है इसको, और डिस्टिलेशन की जाती है, तो ये वाला अब CO2 की वजह क्या है, इस यानी इसको CO2 की जो एनवायरनमेंट है वो क्यों दिया जाता है। उमूमन आपने देखा होगा कि जैसे नाइट्रोजन गैस के एनवायरनमेंट में कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो वजह यही होती है कि हवा जो एयर है उससे उसको बचाया जाए। उसकी रीजन यही होगी कि वो कंपाउंड जो है वो एयर के साथ या तो ऑक्सीडाइज हो जाता होगा, रिएक्शंस का कर जाता होगा, जिसकी वजह से उसको हम उससे बचा रहे होते हैं एयर से ना। एयर में वाटर वेपर्स हो गए या ऑक्सीजन हो गई, ज्यादातर ये दो रीजन ही है जिनके साथ रिएक्शन हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए फिर हम उसको CO2 का एटमॉस्फेयर दे दिया, या ज्यादातर तो नाइट्रोजन गैस का देते हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होती है। लेकिन यहाँ CO2 का इसलिए दे रहे हैं कि जो ये आपका ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है ये CO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता। गिगना रीजेंट तो रिएक्शन करता था CO2 के साथ, आपको याद होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता था। तो उसमें हम उसको तो CO2 की एटमॉस्फेयर नहीं दे सकते थे। और ये जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है ये चूंकि CO2 के साथ रिएक्शन जो है वो आपका नहीं करता, इस वजह से इसको CO2 की एटमॉस्फेयर दी जाती है। ऐसे कंपाउंड्स को ना जो इस तरह के हों, जो आम पड़े रहें और एयर के साथ नेचर में रिएक्शन कर जाएं, ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं पायरोफोरिक कंपाउंड्स, है ना, या पायरोफोरिक मटेरियल कहते हैं। ठीक हो गया, या उनकी नेचर को पायरोफोरिक नेचर का नाम देते हैं। वो करते क्या है कि वो खुद ब खुद ही जलना शुरू हो जाते, इग्निशन शुरू कर देते। आप कह सकते हैं कि दे इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली। और उसमें भी हम पे टेम्परेचर की लिमिट भी है, तकरीबन 50 डिग्री C, 54 डिग्री C है, कि 50-54 डिग्री C से नीचे नीचे उसका टेम्परेचर पे अगर एक चीज हवा में खुद ब खुद ही इग्निशन शुरू कर दे तो उसको हम पायरोफोरिक नेचर या पायरोफोरिक मटेरियल का नाम देते हैं। तो उसको फिर इस चीज से बचाने के लिए हमें फिर एटमॉस्फेयर कोई ना कोई देना पड़ता है, ताकि वो जो वाटर वेपर है या ऑक्सीजन है जिसके साथ उसकी इग्निशन हो रही है उससे हम उसे बचा सके। ये आपने सुना होगा व्हाइट फास्फोरस जो होता है, वो भी यही काम कर रहा होता है। जैसे अक्सर वो मदारी वगैरह भी मुंह में फास्फोरस लेके फूंक मारते हैं तो आग लग जाती है, कि मुंह से आग निकल रही है, तो असल में वही फास्फोरस के साथ जब एयर वगैरह की फ्रिक्शन होती है तो वो इग्निशन शुरू कर देता है, जलना शुरू हो जाता है। तो ये अक्सर वो कब्रिस्तान में भी जाए ना तो पुरानी को कब्र में ऐसे को हड्डियां शड्डियां बाहर निकल आए, तो उन हड्डियों में आपको पता है फास्फोरस होता है। तो जब हवा चलती है रात को तो वो फिर वो बर्न होता है, तो वो एक लाइट जल रही होती, चमक रही होती है, रोशनी, आग लगी होती है। तो लोग उसके बारे में फिर कई बातें करते हैं जिन्नों के हवाले से कि जिन है वगैरह वगैरह। तो बार पायरोफोरिक नेचर का आपको समझ आ गई कि ऐसे कंपाउंड जो खुद ब खुद ही इग्निशन शुरू कर देते हैं 54-50 डिग्री C टेम्परेचर से पीछे पे उसको, यानी रूम टेम्परेचर पे इग्निशन शुरू। अब ये जिंक ऑर्गेनो जिंक जो ये तो रूम टेम्परेचर के ही करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उसको फिर हम CO2 के एटमॉस्फेयर में स्टोर कर रहे होते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये बनाने का हो गया। दूसरा तरीका इसका मेथड बनाने का ये है कि आप ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपको पता है तीसरे ग्रुप की मेटल है, 3 बॉन्ड बना सकती है 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ, उसके कंपाउंड है जिसे आप ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। तो R3Al जो है इसको आप जिंक क्लोराइड, जिंक के साल्ट के साथ रिएक्शन करें तो भी हमें ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड मिल जाता है, प्लस साथ ये डाई अल्काइल एल्यूमिनियम क्लोराइड
कि दो, इस R3Al के भी दो मालिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से R2ZN एक बना, और R2AlCl के दो मालिक्यूल बनते हैं। इसकी फॉर्मेशन को अगर आप एनालाइज करें तो वो कुछ इस फॉर्म में है कि सपोज जैसे ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसके साथ आपके तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच इस फॉर्म में। अच्छा, अगर आप चार्जेस दें तो आपको पता है कि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की अगर मैं फॉर्म देखूं तो मेटल है तो पॉजिटिव ही होगी, और ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है कार्बन वो साथ में माइनस में आ रहा होगा। अच्छा, इसके सामने आपने अटैच करना है जिंक क्लोराइड को। ZnCl2H, ठीक है। अच्छा, उसको देखेंगे तो उसमें भी चार्जेस आप उठा लें, वो भी अगर उसको चार्जेस दिए जाएं प्लस माइनस, तो जिंक प्लस है और उसके साथ जुड़ी हुई हेलाइड्स हैं वो माइनस में, ठीक होगी। दूसरी हेलाइड भी है माइनस में आएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, फिर आप इसका इंटरेक्शन देखें तो ये कुछ इस फॉर्म में है, यानी मैं इसे आमने सामने रख लेता हूँ कि ये माइनस Cl-Al से अटैच हो गया, और R माइनस जो है वो Zn से अटैच हो गया। तो पहला जो आपका प्रोडक्ट बनता है इस स्टेप के बाद, यानी अटैचमेंट में शो करूं तो आप कह लें कि इस तरह है कि Cl-Al से अटैच हो गया, और जो R माइनस है वो Zn से अटैच हो गया। तो RZnCl एक प्रोडक्ट बनी, और R2AlCl एक प्रोडक्ट बन गई, एक मालिक्यूल उसका बन गया। यानी आपके पास नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगी R2, और एक इसके साथ क्लोरीन आ जाएगी, R2AlCl आ गया एक प्रोडक्ट, और दूसरा Zn जो है उसके साथ आप उसमें एक R अटैच हो चुका है, RZnCl, ठीक है। अब RZnCl इसी तरह के एक और मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट इसकी होगी, इसी इसी कैटेगरी के साथ। दो मॉलिक्यूल थे ना, तो उसमें ये एक आपका प्रोडक्ट बन चुका, ठीक हो। अब दूसरे में क्या होगा, ये RZnCl, और उसी तरह आपका, बल्कि इसको मैं Cl रहने देता हूँ, इधर R कर देते हैं क्योंकि अटैचमेंट R की हो रही, ठीक हो। उसी उसी पैटर्न पे Cl फिर एक और R3Al मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके R2AlCl बन जाएगा, और Zn के साथ R आके अटैच हो जाएगा, तो दो R हो जाएंगे और Zn हो जाएगा, ठीक हो। अब इस केस में आपका प्रोडक्ट वो जो फाइनल है वो बन जाएगा। अब इस तरह के आपके पास एक मॉलिक्यूल पहले मिला था, ठीक है, एक मॉलिक्यूल और मिल जाएगा, दो मॉलिक्यूल ये बन गए, ये वाला तो इधर इस्तेमाल हो गया, और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास R2Zn की आ जाएगी इस फॉर्म में, ठीक होगा। तो एक एक मालिकूल इसका है, दो इसके हैं, R3Al के दो इस्तेमाल हुए हैं, तो वही बैलेंसिंग उसने वहां शो की है कि R3Al के दो इस्तेमाल हुए हैं, और R2AlCl के दो बने हैं, R2Zn एक ही बना है, और ZnCl2 भी एक ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक हो गया। दूसरे इसकी फीचर में उसने प्रॉपर्टीज में बताया कि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनोजिंक नॉन पोलर है, इस वजह से लो बॉइलिंग लिक्विड है, मेल्टिंग पॉइंट अगर ये लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, और अगर ये सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये नहीं रखता। इस वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी हल हो जाते हैं, नॉन पोलर नेचर होने की वजह से। और इनफ्लेमेबल इन एयर है, एयर में ये इनफ्लेमेबल, जिसकी वजह से हमने अभी बात की कि इसको CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। दे आर यूज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर ही इनको इस्तेमाल किया जाता है, रिएक्शन वगैरह इनका करवाया जाता है, ठीक हो। अच्छा, नॉन पोलर नेचर की वजह क्या है वो आपको इसके स्ट्रक्चर ज्योमेट्री से पता चल जाएगा। ये एक लीनियर ज्योमेट्री रखता है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है,
लीनियर स्ट्रक्चर है। तो हालांकि ये सेंटर में पार्शियल पॉजिटिव है, साइडों में पार्शियल माइनस है, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है नॉन पोलर होती है कि दो डाइपोल आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो उसी पैटर्न पे ये भी है कि सेंटर में पॉजिटिव और साइडों पे माइनस हैं। ठीक हो गया, लेकिन दोनों में डाइपोल मोमेंट जो है इसकी और इसकी दोनों की आपस में कैंसिल हो जाएगी, ओवरऑल आपका मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर बन जाएगा। तो यही रीजन यहाँ पे भी है कि ये कंपाउंड नॉन पोलर नेचर में आता है। प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं तो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जो है वो गिगना रीजेंट की तरह ही प्रॉपर्टीज रखते हैं, उसी तरह ही इनके रिएक्शंस भी चल रहे होते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। रिएक्टिविटी कम होने की वजह क्या हो सकती है, उसमें अगर आप कंपेयर करें ना, तो आपके पास ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की शक्ल ये है, जिसमें कार्बन और जिंक का बॉन्ड बना हुआ है, और एक कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है। तो अगर आप बॉन्ड बनाएं कि ये कार्बन है, ठीक हो गया, और ये Zn है, जिंक का बॉन्ड है, ठीक हो गया। इसी को अगर आप कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड उठा लें, वैसे इसके साथ और भी अटैच है ग्रुप, चलो हम ड्रा कर लेते हैं कि ये जी ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है, और ये गिगनार्ड के साथ एक वो आपका हैलाइड होता है, ठीक हो गया, और सेंटर में हमारे पास मैग्नीशियम होती है। अच्छा, अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें इनका, तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड को रिएक्शन तो इसने करना है ना, कार्बन और मेटल के बॉन्ड ने, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को देखें तो कार्बन की आपको पता है 2.5 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा, जिंक की जो वैल्यू है वो है 1.65 के राउंड अबाउट, ठीक है, और जो मैग्नीशियम है वो है 1.312 के राउंड अबाउट, ठीक हो गए। तो अब ये मैग्नीशियम और कार्बन वाला बॉन्ड जो है वो ज्यादा पोलर है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ज्यादा पोलर है, इस वजह से ये बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। और कार्बन और जो जिंक वाला बॉन्ड है वो उसकी निस्बत से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रखता है, पोलैरिटी इसकी उसकी निस्बत से कम होगी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी उसकी निस्बत से कम हो जाती है, ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन में, पहला रिएक्शन है वाटर के साथ। तो जैसे गिगना रीजन में आपको याद होगा वाटर के साथ रिएक्शन होता था तो हमें अल्केन्स मिलती थी, ठीक हो गया, उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जो आपके पास जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है उसको जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो अल्कीन यानी हाइड्रोजन, इसमें H+ और OH- अलग हो जाएंगे। H+ जो है वो एक आर के साथ अटैच हो जाएगा, और OH- आके जिंक के साथ अटैच हो जाएगा और वो प्रोडक्ट बना देगा। ये जो इसने एरो दे के शो किया हुआ है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोक्सी जो है जिंक के साथ, ये पॉइंट ठीक नहीं है, क्योंकि जिंक जो है ना उसमें एक एक कैटेगरी तो ये जिंक है ट्रांजिशन मेटल्स में, वो कैटेगरी है जिसका डी ऑर्बिटल मुकम्मल है, और इस वजह से जिंक के जो हमें कम्प्लेक्सेस भी नजर नहीं आते कि वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बना के कम्प्लेक्सेस वगैरह बना रहा हो। तो उस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर जो ज़रा डाउटफुल है कि इसमें ये ना कोऑर्डिनेशन होती होगी, तो आप ऐसे इसको शो ना करें, ठीक हो। आप सिंपल उसको R Zn और OH की फॉर्म में शो कर लें। अच्छा, जो R2Zn है वाटर के साथ रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन भी इसका बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जैसे गिगना रीजन में ये कंसर्टेड मैनर में हमने अभी एक रिएक्शन बात की थी, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर ही ये वाला रिएक्शन भी होना है। मिसाल के तौर पर अगर आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, और उसके साथ आपका वाटर H2O ले लें, अच्छा ये ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड हो गया, और ये उसमें आप कह रहे हैं कि आपके पास वाटर, ठीक हो गई। अब इसमें आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दें तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाता है, ठीक हो गया। और ऊपर आप चार्जेस दें तो ऊपर भी यही सूरत हाल है, प्लस और माइनस की ना, इस फॉर्म में, ठीक हो गई। इधर ही ले आ तो मैं इसको शो करने, अब होता क्या है उसी तरह RH का बॉन्ड बनता जा रहा है, जिंक और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता जा रहा है, और इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता
ब्रेक होते जा रहे हैं, जिसको हम ऐसे वो कंसर्टेड मैकेनिज्म में डॉटेड लाइन से शो कर लेते हैं। ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है कि ये वाला बांड टूट रहा है, ये वाला बांड टूट रहा है, ये वाला बांड बन रहा है और ये वाला बांड भी बन रहा है। ठीक हो गया। और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, आर जेड एंड ओ एच अलग हो गया और आर एच अलग हो गया। तो इस वे में ये वाला प्रोडक्ट आपके पास आता है और साथ आर जेड एंड ओ एच का बाई प्रोडक्ट हमें दे देता है। दूसरा है, अच्छा एक और पॉइंट इसके ना रिएक्शन में लिखा था कि आपके जो गिगना रीजेंट है वो तो CO2 के साथ रिएक्शन कर लेते थे, लेकिन ये ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड रिएक्शन शो नहीं करता था। दूसरा, कीटोन्स के साथ भी इसका रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो है। कीटोन एस्टर साइनाइड्स के साथ गिगना रीजन तो वेरी रैपिड रिएक्शन शो करता था, लेकिन ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जो है वो रिएक्शन शो नहीं करते, बहुत स्लो है या ना होने के बराबर है। तो हम उनको, इन कंपाउंड्स को अगर ये बनते हैं तो आसानी से अलग कर सकते हैं अगली शक्ल में कन्वर्ट होने से पहले पहले। ठीक हो गया, इसकी ऑर्गेनोजिंक की लेस रिएक्टिविटी की वजह से। तो इसलिए अब जो रिएक्शन शो हो रहे हैं वो सिर्फ एक वाटर वाला हो गया। एसिड हैलाइड वाला रिएक्शन बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर है, आप गिगना रीजन वाली मैकेनिज्म को सामने रख सकते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव जो आर है वो आके इस कार्बन पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैच होता है, तो ये पार्शियल माइनस आर प्राइम आके कार्बन पार्शियल पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। ये बांड टूटेगा तो ऑक्सीजन माइनस हो जाएगी, उस माइनस के साथ ये जेड एंड आर प्राइम जो दूसरा पार्ट है वो आके अटैच हो जाएगा, जैसे कि गिगना रीजन में होता था। फिर आपको पता है ओ माइनस उधर भी ऐसे था एसिड अलाइड में, ओ माइनस का चार्ज वापस आता है तो जेड एन, यहाँ से कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटा, वो Cl माइनस जो है वो जेड एन के साथ जुड़ के एक प्रोडक्ट बना देती है और ये आपके पास कीटोन बन जाती है। अब ये वही प्रोडक्ट है जो हमने अभी पीछे प्रेपरेशन में बात की थी कि पहले ये बनता है और अगले स्टेप में वो CO2 की फॉर्म में डिस्टिलेशन करने पे ये वाला R2ZN ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनता है। तो ये एग्जिस्ट ये वाले कंपाउंड भी करते हैं। अच्छा, अब वो जो आपके पास एसिड हैलाइड सिलेक्शन कराया तो कीटोन आ गई, गिगना रीजन में भी यही था, लेकिन वहां और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे कीटोन पे आके रिएक्शन जो आपका स्लो, इतना वो लेस रिएक्टिव है कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट स्टॉप ही होता है। आप आसानी से डिस्टिलेशन के जरिए यहाँ से कीटोन हासिल कर सकते हैं, इस मिक्सचर में से निकाल सकते हैं। लेकिन गिगना रीजन के केस में ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि गिगना रीजन जब रिएक्शन कर लेता है तो वो इस फॉर्म में ले आता है, और अगर गिरना रीजन आपने एक्सेस में डाला हुआ है तो वो इसको फर्दर आगे कीटोन को टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और आपको ये वाला प्रोडक्ट कीटोन नहीं मिलती वहां पे ना गिगना रीजन के केस में, जब आप एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक हो गए। उसके बाद था रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, तीसरा, ये भी गिगना रीजन में आपने बात की थी। अल्काइल हैलाइड्स के साथ भी रिएक्शन था, उसका जो अल्काइल पार्शियल पॉजिटिव है और हैलाइड पार्शियल माइनस है, तो पार्शियल पॉजिटिव जो होता है वो अटैच उसके साथ आके हो जाता है इस गिगना रीजन में से या ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड में से, जो आर माइनस है वो आके अटैच हो गया इस अल्काइल हैलाइड के पॉजिटिव पार्ट से, तो एक यानी अल्केन बन गई, कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरेट हो जाता है। और जो नेगेटिव पार्ट हेलाइड है वो उधर मैग्नीशियम या जिंक के साथ अटैच होके साइड वाला प्रोडक्ट बना देता था। तो ये वाला ये वाली जो अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन वाले जो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको यूज किया हुआ है रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन जो है इसने यूज किया हुआ है, और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड या एस्टर बनाने के लिए उसने इसको इस्तेमाल किया। वो भी मैं आपको शो करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें ना, ये रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन है, ये कीटोन है और ये एक बीटा हेलो एस्टर है, ये एक एस्टर है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन एक एस्टर है, जिसके ये अल्फा अल्फा कार्बन सॉरी अल्फा के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो अल्फा हेलो एस्टर ये कंपाउंड है जिसको कीटोन से रिएक्शन करवाते हैं जिंक की मौजूदगी में। ठीक हो गया, तो ये अल्फा और ये बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाता है। अब मैकेनिज्म इसका देखें तो उसमें फर्स्ट स्टेप यही है कि ये जो आपके अल्काइल हेलाइड टाइप, ये जो Br ब्रोमाइड और साथ ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है और इस तरह का OZn Br प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। जैसे अभी बात हमने की ना कि जिंक हेलाइड, यानी वो कार्बन जो थी, ये जो कार्बन है इसका मैकेनिज्म इस तरह जब वो जिंक के साथ उसका रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में O के ऊपर माइनस चार्ज है, वो O के ऊपर आके वो जिंक अटैच है, जिंक के साथ हेलोजन आके अटैच हो जाता है और ये डबल बॉन्ड इधर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। ठीक हो गए। और फिर वो आगे
रिएक्शन करता है कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करते हुए इसका पाई बॉन्ड जो है वो कीटोन पे अटैक करता है और फर्दर आगे हमारा ये प्रोडक्ट जो भी ये इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ZnBr वहां से हट जाता है और ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाता है। ठीक हो गया। तो बताने का मकसद ये था कि इसमें भी उसी तरह जिंक और हेलाइड और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, यानी वो कैटेगरी उसी कैटेगरी में है, बिल्कुल हूबहू नहीं है, क्योंकि आप देखें ना उसमें हमारे पास कार्बन और जिंक का बॉन्ड जनरेट हो रहा था ना, सॉरी कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरेट हो रहा था, हेलाइड को वहां से हटा दिया गया है और कार्बन और दूसरा कार्बन आया जिंक की तरफ से ना, यहाँ पे ये था। इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे हमने जिंक मेटल को यूज किया हुआ है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड को नहीं, जिंक मेटल को यूज किया हुआ है, जिसने उसी तरह जिंक हेलाइड टाइप का बॉन्ड बना दिया है। लेकिन जनरेशन इसने जो की है वो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है कि पहले वो सिंगल था, अब वहां पे डबल बॉन्ड हो गया, तो इस सिमिलैरिटी की वजह से इसको उन्होंने वहां मेंशन किया है। बाकी हु वो 100% सिमिलैरिटी नहीं बनती कि ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है और वहां सिर्फ जिंक मेटल इस्तेमाल की गई। ठीक हो गई। अच्छा, उसके अलावा इन दिस रिएक्शन द अल्कोक्सी जिंक हैलाइड इज ऑब्टेन्ड इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि रिएक्शन के दौरान ही, एट द स्पॉट ही एक चीज आपको मिलती है, पैदा होती है और फिर उसको आगे आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गई। अच्छा, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड में भी आगे फिर डिफरेंट, एक तो ये जर्नल हो गया आपका, डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं वो जो अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ उसमें कुछ इस कैटेगरी हो, जैसे आयोडो मिथाइल जिंक आयोडाइड, ये कैटेगरी, ये कैसे बनेगा कि अगर आपने इस रिएक्शन इसका लिखा हो फॉर्मेशन, ये इसकी फॉर्मेशन लिखी कि हमने जो अल्काइल हैलाइड था ना उसमें दो हैलोजन ली हुई हैं जिसको जिंक मेटल से रिएक्शन करवाया। ठीक होगा। तो जिंक मेटल ने रिएक्शन जब किया तो जिंक अल्काइल आयोडाइड, वो जैसे पहला रिएक्शन प्रेपरेशन में हमने RI के साथ बात की ना, वो वाला स्टेप है। RI के साथ बात हुई थी तो RiZn और आई साथ आके जुड़ गया था, तो अब यहाँ पे वही है ZN और इसके साथ आई यहाँ मिसप्रिंट है, आई आयोडाइड यहाँ पे साथ आ जाएगा। अच्छा, अब R जो है ना, चूंकि उसके साथ एक आयोडीन और जुड़ी हुई है, दो आयोडीन है, तो वो इसलिए ICH2 एक अल्काइल ग्रुप बन गया ना, जो ZN से जुड़ा और ZN के साथ यहाँ पे I मौजूद है जो यहाँ मिसप्रिंट है। तो ये आपका एक कह लें रीजन जनरेट हो गया, उस रीजन को फिर आगे रिएक्शन करवाया अल्कीन के साथ, ये ऊपर शो उन्होंने मैकेनिज्म किया हुआ है। तो दो मैकेनिज्म इसके कहते हैं। पहला मैकेनिज्म ये समझा जाता था कि जी ये कार्बीन बनती है, यानी ये जिंक आयोडीन यहाँ से रिमूव हो जाती है, CH2 के साथ दो इलेक्ट्रॉन उसके जो है वो आ जाते हैं कार्बीन के, प्लस ZnI2 बन जाता है, ये आई के साथ 2 होगा, तो ZnI2 बन जाता है और इसको बोलते हैं कार्बीन। कार्बीन फिर आके पाई बॉन्ड से अटैच होती है और इस तरह का साइक्लोप्रोपेन जो साइक्लोअल्केन बना देती है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इस तरह की नहीं, ट्रांजिशन स्टेट जो है ना इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें कंसर्टेड मैनर में, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, ये पुराने बांड टूट रहे हैं और साथ साथ नए बांड बन रहे हैं, और ये इस कैटेगरी में ऐसे बन जाते हैं जैसे ये CH2 आया। अब ये वाले बांड CH2 के साथ ये दो बांड बन रहे हैं, पाई बांड आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है और CH2 का आई और जिंक के साथ जो ये बांड था आई और जिंक के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है। ठीक होगा। और जिंक और आई के दरमियान बांड आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। तो फाइनल ये साइक्लोअल्केन और ZnI2 आपके पास बन के अलग, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सिमन स्मिथ रिएक्शन, जो शुरू में भी बात हुई थी कि उसके अंदर आपका ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की एक कैटेगरी इस्तेमाल होती है। ठीक हो गई। तो इसी को उसने यहाँ समराइज किया हुआ है कि अल्कीन को जब आप पाई बॉन्ड को इस तरह के आयोडो मिथाइल जिंक आयोडाइड से रिएक्शन करवाएं तो साइक्लो अल्केन हम हासिल करते हैं। ये रिएक्शन यूज किया जाता है साइक्लो अल्केन्स बनाने के लिए, खसूसन साइक्लोप्रोपेन को। ठीक हो गई। इसी तरह एक और उसी की एग्जांपल उसने दी है, जैसे आपको कहा जाए पेपर में सिंथेसिस में कि साइक्लोहेक्सीन से ये नोरकारेन बना दें। ठीक हो गया। अब पेपर में ज़्यादा जर्नल नाम कम होते हैं, IUPAC नेम ज्यादा होते हैं। अब IUPAC नेम आप पिछले सेमेस्टर में भी बात पढ़ आए हैं, आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर में था, फंक्शनल ग्रुप्स के नाम वगैरह कैसे देते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड वगैरह, ये मुख्तलिफ, तो वो आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि पेपर में या तो वो स्ट्रक्चर बने हुए होंगे और स्ट्रक्चर नहीं होंगे तो फिर वो IUPAC नेम लेगा, तो नाम से स्ट्रक्चर बनाना आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप इजीली जब ना स्ट्रक्चर बना लेंगे ना,
तो सिंथेसिस जैसे ये आपको ये वाला प्रोडक्ट देगा, साइक्लोहेक्सीन दे दे और ये वाला प्रोडक्ट दे दे, तो आप दोनों को रेक्टेंट का स्ट्रक्चर बन जाए, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बन जाए, फिर स्ट्रक्चर्स को बंदा कंपेयर करता है कि इसमें क्या चीज चेंज लाई गई है, ठीक है, क्या चीज आई गई, फिर आप अपने हिस्ट्री अपनी केमिस्ट्री को उसमें रिवाइज करते हैं कि कौन सा ऐसा रिएक्शन मेरे पास है जो ये काम कर सकता है। तो उस बेस पे फिर आप इस तरह सिंथेसिस वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाना, उसको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। अब जैसे ये डबल बॉन्ड था, उससे उसने कहा ये वाला प्रोडक्ट बना दे। अब आप इन स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो आपके जहन में आएगा कि डबल बॉन्ड जो अल्की थी पाई बॉन्ड था, उसको साइक्लोप्रोपेन में बदला है। तो आपके जहन में फौरन आएगा कि अल्कीन को साइक्लोप्रोपेन में बदलने के लिए सिमन स्मिथ रिएक्शन इस्तेमाल होता था। वो क्या था कि CH2I2 था, जिंक मेटल या जिंक कॉपर का कपल जो है वो यूज कर लेते हैं, तो वो इसको साइक्लोप्रोपेन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो ऊपर अभी मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया, इस मैकेनिज्म के तहत ये चला जाए। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है जो यहाँ ना मेंशन नहीं है, कि हमारे पास अक्सर जो रिएक्शन हम करवाते हैं ना, जिंक की एक्टिवेशन भी करते हैं। जिंक मेटल जब हमने यूज करनी होती है ना, तो उसको पहले एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि जिंक के ऊपर जो जिंक ऑक्साइड की अगर लेयर बन चुकी हो जिंक मेटल के ऊपर, तो उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव किया जाता है। ठीक हो? अच्छा, वो जिंक ऑक्साइड की जो रिमूवल है, वो अब यहाँ पे इसने ये लास्ट में आखिरी लाइन में मेंशन की है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड द जिंक मस्ट बी एक्टिवेटेड। जिंक को वो एक्टिवेट किया जाना चाहिए, जिंक मेटल को ना वो एक्टिवेट करने का मतलब कि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है उसको रिमूव किया जाना चाहिए, रिमूव हटा देना चाहिए। तब वो जिंक मेटल एक्टिव हो जाएगी, रिएक्शन में हिस्सा ले पाएगी। अच्छा, एक एक्टिव करने के कई तरीके हैं उसमें, एक तो ये भी उसने कहा है कि अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन। या तो अल्ट्रासाउंड यानी हाई एनर्जी रेडिएशन इस्तेमाल करें तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, या आप वो जिंक ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करके एक्टिवेट कर लें, तब भी आपका रिएक्शन जरा जल्दी हो जाएगा। एक्टिवेशन में क्या क्या हो सकता है, मुख्तलिफ कंपाउंड जैसे ब्रोमीन से रिएक्शन करवा लें, आयोडीन से करवा लें, जैसे ये डाई आइडो मीथेन है, इसी तरह डाई ब्रोमो इथेन, दो CH2 के साथ, उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाएगी। या एक और कंपाउंड है ट्राई मिथाइल सिलेन क्लोराइड, ट्राई मिथाइल सिलेन क्लोराइड, सिलिकॉन होता है ना, उसके साथ तीन मिथाइल जुड़े हुए हैं और चौथी उसके साथ क्लोरीन जुड़ी हुई है, चार बॉन्ड बना सकती है ना सिलिकॉन चौथे ग्रुप में। तो तीन उसके साथ तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और चौथा उसके साथ क्लोरीन, तो उसको हम नाम देते हैं ट्राई मिथाइल सिलेन क्लोराइड। तो इन कंपाउंड्स को यूज करके हम जिंक ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर लेते हैं, जिससे जिंक एक्टिवेट हो जाता है, तो रिएक्शन हमारे जरा फास्ट हो जाते हैं। ठीक हो गई? अच्छा, अब ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के रिएक्शन तो आपके सामने बस दो चार ही थे, तो इसका भी उसी तरह जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था, गिगना रीजन के अंदर भी एक चार्ट बना हुआ था जिसमें कि फलां कंपाउंड से फलां कंपाउंड बनाना है, तो गिगना रीजन से हम कैसे मूव कर सकते हैं, किस कंपाउंड से क्या बना सकते हैं। तो उसी उसी पॉइंट है उसे आप इसका भी चार्ट बना लें, और इस तरह आपको वो फायदा ये होता है कि एक ना स्ट्रक्चर रिएक्शन जो आपके बिल्कुल सामने एक ही पेज के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें फिर वो जब कोई सिंथेसिस वाला रिएक्शन हो कि फलां से फलां कंपाउंड बना दे, फलां से फलां बना दे, तो उसमें फिर आपको वो चार्ट जो है वो बड़ा हेल्प करता है कि रिएक्शंस को याद किया होता है वो एक ही पेज के ऊपर, तो कंपैरिजन में भी वो याद हुए पड़े होते हैं कि हाँ ये बनाना तो फलां से रिएक्शन है, ये बनाना तो फलां से रिएक्शन। तो उसमें फिर आपकी वो काफी हेल्प हो जाती है। तो इस तरह इसका भी एक चार्ट बना लें, और चार्ट बना, अच्छा उसमें गिगना रीजन वाला जो चार्ट था वो था उसने फंक्शनल ग्रुप्स के नाम ना, आप उसको उसको फंक्शनल ग्रुप्स के नामों की बजाय ना उनके स्ट्रक्चर्स की शक्ल में ड्रा कर लें, और इस तरह का एक चार्ट बना लें, तो वो आपके लिए जो है वो ज्यादा याद रखना हेल्पफुल हो जाएगा। और उससे हमें जो मुख्तलिफ कंपाउंड को सिंथेसिस करना है, अगर इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो चांस भी हैं, क्योंकि आपका ये जो कोर्स है वो सिंथेसिस के हवाले से ही ज्यादा, जैसे एक्टिव मिथाइलिन वाला भी आपका कोर्स जो चैप्टर है वो सिंथेसिस पे बेस कर रहा है, और ये गिगना रीजन वाला भी सिंथेसिस पे बेस कर रहा है। बाकी जो रिएक्शंस हैं उसमें उन्होंने सिंपल नाम रिएक्शन दिए हुए हैं, लेकिन वही उनकी सिंथेटिक एप्लीकेशन जो है ना वो आपने जरूर उस पॉइंट से उसको तैयार रखना है, ताकि आप उसको पेपर में सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकें।